हाय गाइस। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो शायद अभी तक तो बैंकिंग में जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज वीडियोस होते हैं उसमें किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इंडिया में जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनमें बैंकिंग सेक्टर्स में जो है सभी को जो है ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी ग्रोथ चाहिए और जो है आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी ग्रोथ चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है कहीं ना कहीं मतलब जो टारगेट्स मीटिंग जॉब है, एक तरीके से टारगेट हमारे जो है मीट होने चाहिए। बट नो वन बोदर्स अबाउट दी वर्किंग कल्चर्स। और वहाँ पर जो है कोई भी फ्रेशर जब आता है तो वो फ्रेशर जो है एक जो है डरी हुई निगाहों से जो है वहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को देखता है। उसे जो है एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि उसने कहीं आकर तो गलती नहीं करती है। मतलब मैं यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को गलत नहीं बता रही हूँ, मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं सभी ऑर्गेनाइजेशन में हो जब नई एम्प्लॉय वहाँ पर ज्वाइन करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देखना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑन बोर्डिंग ही एक जस्ट ओनली टास्क नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जब कभी भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उसको उसकी ड्यूटीज़ ऑन पेपर तो हम बताते ही हैं, लेकिन उसको ये समझाएं कि आप जिस टास्क के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वो ये ड्यूटीज़ हैं, क्या आप ये ड्यूटीज़ कर सकते हैं। क्या जनरली क्या होता है, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है वो पहले हाँ तो कर देता है कि हाँ मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। बट क्या होता है वहाँ आने के बाद में जब एक्चुअलिटी ये लगती है कि हमें जो है ये तो टारगेट मीटिंग जॉब है, मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ पर ये सेल्स जॉब है या मैं नहीं कर सकती। जबकि अगर आप एक जो है अच्छे तरीके से चलेंगे तो आपको जो है कहीं न कहीं इस चीज़ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको कहीं न कहीं जो है एक तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज़ के साथ में काम करना पड़ता है और आपको एक क्लियर एजेंडा लेकर चलना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर स्टेबल होना है। आप यूँ नहीं सोच सकते कि आज मेरे से ये जॉब हो गई तो हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं दूसरी जॉब चेंज कर लूँगा या कर लूँगी। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो है वहाँ पर जो भी रोल जिस रोल पर आप जॉइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस रोल को समझें। उस रोल को समझते हुए कहीं न कहीं आप उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी बैंक आप जॉइन कर रहे हैं, उस बैंक के सभी प्रोडक्ट्स को भी आपको देखना होगा, उसके साथ में स्ट्रेटजी बनानी होगी। और कहीं न कहीं जो है आपको ये क्लियर एजेंडा लेना होगा कि यहाँ पर जिस जॉब रोल पे मैं जॉइन कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, वो इससे ऊपर हायर लेवल्स क्या है जिस पर मुझे जाना है। अगर वो सब चीज़ें जो हैं आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मतलब एक तरीके से क्लियरिटी रहेगी जॉब के बारे में। मतलब मैं यहाँ पर एक तरीके से ऑनबोर्डिंग फ्रेशर्स के लिए ऑनबोर्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और जॉब स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। अब कैसे हम फ्रेशर्स को यहाँ पर ऑनबोर्ड करें बैंकिंग में, मतलब एज अ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मेरी ड्यूटी है कि मैं एक तरीके से उस फ्रेशर को वो एनवायरनमेंट दूँ ताकि वो हमसे वही लर्निंग जो है आगे के लिए ले। पानी पियो, पानी पियो। चार्ज खत्म हो गया, चार्ज ही नहीं है अब तो ये उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि हमारा जो भी एम्प्लॉय हमें ज्वाइन कर रहा है उसके ट्रेनिंग के बारे में हम थोड़ा सा सोचें। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको वैसे तो एचआर जो है वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करता है जिसमें प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें बैंक की सारी ऑपरेशनल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है और पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। मतलब एक तरीके से सारा बैंक का इंट्रोडक्शन उस इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है। आजकल जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो कहीं न कहीं जो है वो ऑनलाइन होने लग गए हैं। मैं कहीं न कहीं इस ऑनलाइन प्रोग्राम को प्रेफ़र नहीं करती हूँ,
क्योंकि यहाँ पर जस्ट ओनली एक कुछ घंटों के लिए जो है कोई भी मतलब एक तरीके से एजुकेटर आया या फिर इंस्ट्रक्टर आया, उसने जो है वो वन बाय वन टॉपिक उसको जो टाइम में जो है कवर करने होते हैं वो कवर करके चले जाते हैं। बट जो आप ऑफलाइन में इंडक्शन करवाएंगे, जो एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वो वहाँ पर उस एम्प्लॉय को एट द लास्ट, जब तक वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, वो हमेशा याद रहता है। तो प्लीज़ जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसमें जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग पर ही कंसंट्रेट करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी चाहिए। बट एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी पर हम उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें जो है एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को नर्चर करना होगा, और वो नर्चरिंग जो होती है वो इंडक्शन से स्टार्ट होती है किसी भी कंपनी का। जैसे सपोज़ मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है और मैं उसको कंपेयर करूं आज की डेट में, तो यस बैंक का इंडक्शन प्रोग्राम, तो मेरे लिए जो मैंने बीच में दो बैंकों में काम किया, मतलब एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, मैं किसी बैंक के बारे में यहाँ पर बुरा नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कि लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है। बट जो मुझे आज लगता है कि मेरा जो इंडक्शन और ट्रेनिंग एक तरीके से करवाई गई है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दी बोथ बैंक, दैट इज़ ऑलरेडी आई मेंशन कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे इंट्रोडक्शन पे, मतलब जो कंपनी के बारे में जो एक इंट्रोडक्शन होता है, उसकी वैल्यूज़ होती है, उस पर ध्यान दिया। तो ये आप भी मैं जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन से मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा टाइम दीजिए एम्प्लॉयज़ को। आप जो है कुछ दिन उसकी ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग में ओनली जो है एक जस्ट ओनली आप ओनली मतलब एक ऑनलाइन सेशन ना रखें, वन बाय वन, क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन सेशन आप रख रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आते ही, खासकर बैंकिंग सेक्टर में जैसे ही आते हैं वैसे ही जो है टारगेट्स उनके सामने रख दिए जाते हैं कि आपको जो है बताया गया था आपको ये टारगेट मीट करने हैं, और वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक तरीके से जो है लाइटली लेकर जस्ट उसको सुनते हैं। आधा ध्यान उनका टारगेट्स पे रहता है, आधा ध्यान उनका जो है वो ट्रेनिंग पर रहता है। मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय जो है वहाँ पर दुविधा में रहता है कि वो मतलब जॉब करे, क्या करना चाहिए, मतलब एक्चुअलिटी में उसको क्लियरिटी ही नहीं है उस जॉब के बारे में। अगर हम आज बात करें मतलब अगर सेकेंडली मैं बात करूँ नॉलेज के बारे में, नॉलेज वर्कशॉप। अब नॉलेज वर्कशॉप बहुत सारे बैंक हैं, मैं जितने भी बैंक मैंने मेंशन किए सभी बैंकों में नॉलेज वर्कशॉप चलती है। ऑनलाइन भी है, और एक तरीके से ऑनलाइन के थ्रू मतलब मेल्स पे तो आपके रेगुलर जो है नॉलेज वीडियोस, नॉलेज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, उसके बारे में की फीचर्स जो है मेल पर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो है लाइक एक्सिस में पलसेट होती है, आईसीआईसीआई बैंक में भी जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती हैं, और आप मतलब कई कॉन कॉल्स होती है जिसके थ्रू जो है वो नॉलेज एक तरीके से वीडियो नॉलेज मतलब सेशंस रखते हैं। बट मैं यहाँ पर कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैं ऐड करना चाहूँगी कि हाँ, कोई भी फ्रेशर जब ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एज अ मेंटर, मतलब ठीक है, एचआर की ड्यूटी है, एचआर जो है वहाँ पर जो है नॉलेज सेशन रखेगा, और नॉलेज सेशन में जो है या फिर कोई सीनियर्स हैं उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर कोई एजेंडा है उस पर हमें डिस्कशन करना है, तो वहाँ पर नॉलेज सेशन रख दिया। बट यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर उस फ्रेशर का एक तरीके से हमें नॉलेज भी चेक करना होगा कि they are able to complete that task which is given by the bank as per their role or not। मतलब हमें यहाँ पर एक तरीके से एज अ फैमिली उसका ध्यान रखना होगा, और उसको जो है कहीं ना कहीं उस फैमिली में जो भी लाइक कोई भी जो फैमिली में न्यू मेंबर लाइक कोई भी एक तरीके से डॉटर इन लॉ आती है किसी भी घर में नई शादी होके,
तो उसको सबसे पहले वहाँ का जो जितने भी घर के रीति रिवाज होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में ही उसको ये भी समझाया जाता है कि हमें जो है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी फ्रेशर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है, उसको उस जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके की फीचर्स है, उसके बारे में अच्छे से जो है उसका इंट्रोडक्शन होने के बाद में कहीं ना कहीं उसका जो है वो क्रॉस चेकिंग भी होना चाहिए। सपोज़ उसने ज्वाइन किया इस मंथ में, तो उसका वीकली मंथली जो है उसकी एक तरीके से मतलब वापस से मे बी वी कैन डू मैंडेट ऑल्सो, मतलब वहाँ पर जो है एज अ सुपरवाइज़र जो है वहाँ पर चेक करना होगा हर वीकली और मंथली कि उनको वो चीज़ें समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही हैं। Very good the process initiated by the Yes Bank. Actually, I recently joined that there, and they have mentioned the checklist for the week 1, week 2, week 3. फर्स्ट वीक में जो है उसकी आईडीज़ वगैरह चेक करनी होती है कि उसकी आईडीज़ क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, मतलब सभी सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायर्ड है। देन सेकेंड वीक में जो है उसके आईडी कार्ड्स, उसका सिस्टम, यहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्ट नॉलेज है उसके बारे में। और थर्ड वीक में जो है एक तरीके से मतलब उसको कम्प्लीटली सिस्टम का यहाँ पर नॉलेज हो जाता है। तो दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो इन ICICI बैंक। आई थिंक ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जो आज की डेट में नहीं है। और कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सपोज़ क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉई नया आ रहा है, वो नया आता है तो उसको यूँ लगता है कि बैंक में जो जितने भी कस्टमर्स हैं ना खुद चल के आते हैं, और हमें ये बोला गया है कि जो है ये अकाउंट्स करने हैं, इंश्योरेंस करने हैं या एफडीज़ करनी है तो कस्टमर चल के आ ही जाएगा तो हम कर देंगे। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली जो है यहाँ पर कहीं न कहीं जो बैंकिंग जॉब है उसमें हमें ही कस्टमर लेकर आने हैं, हमें ही एक तरीके से सोर्सिंग करनी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। फ्रेशर मतलब फ्रेशर यहाँ पर एक तरीके से मान के चलो, मतलब एक तरीके से लोअर लेवल पे सेल्स ऑफिसर भी हो सकता है, उससे बड़ी ग्रेड पे पर्सनल बैंकर भी हो सकता है, आरएम्स भी हो सकते हैं, और डीबीएम और एक तरीके से बीएसएम और ब्रांच हेड भी हो सकता है। आज के डेट में हम देखें तो ये ओनली जस्ट ड्यूटी जो है वो एक तरीके से ब्रांच हेड या लीडर या फिर एचआर की ही नहीं रह गई है। यहाँ पर जो फ्रेशर ज्वाइन करता है उसकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी आती है कि उसको ध्यान देना होगा कि मुझे भी यहाँ पर जिस कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी पूरी लॉयल्टी बनती है कि मैं उस बैंक के प्रति 100% दूँ। यहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम जो भी कंडक्ट हो रहे हैं उसको मैं ठीक से अटेंड करूँ, जो भी प्रोडक्ट नॉलेज सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसको मैं ठीक से लर्न करूँ। जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह टाइम टू टाइम आते रहते हैं उनको मैं कंप्लीट करूँ, बिकॉज़ बैंकिंग सेक्टर ट्राइंग ट्राइंग टू नर्चरिंग देयर एम्प्लॉयज़, बट समवेयर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फ्रेशर जो आ रहे हैं आज के टाइम पे वो ओनली मतलब कहीं न कहीं चाहते कि उनका फ़ास्ट ग्रोथ हो जाए। फ़ास्ट ग्रोथ मतलब या तो वो हाई लेवल पे फ़ास्ट चले जाएँ या फिर उनका सैलरी जो है इनिशियल लेवल पे ही एक जो हायर अथॉरिटी के बराबर की सैलरी हो। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दे आर नॉट स्टेबल एट दी वन ऑर्गनाइजेशन। यहाँ पर कुछ नेगेटिव रीजंस भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम पर डे का जो है क्या एजेंडा होना चाहिए, आज एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे उसने ज्वाइन किया है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर कस्टमर को कैसे लेकर आना है वो ज्वाइन करें, मतलब वो देखेंगे, और कुछ स्ट्रगल्स जो आ रहे हैं वो भी देखेंगे। बट यहाँ पर मैं इसे एज अ मतलब ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है मैं इसको एज अ ब्लॉग लेकर चलूँगी, और मैं आपको डेली का जो प्रॉब्लम्स है वो मैं बताऊँगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एज अ फ्रेशर
जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इंडक्शन प्रोग्राम हमने अटेंड कर लिया, नॉलेज वर्कशॉप हमने देख ली, हमने कस्टमर, अब यहाँ पर जो है आप ये चीज़ सीखिए कि अब आगे जाकर आपको कस्टमर अटेंड करने हैं। तो कस्टमर अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक के बारे में ठीक से पता होना चाहिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कस्टमर को अप्रोच करने के लिए हमें कहीं न कहीं एक प्रोफ़ेशनल अप्रोच ही रखनी होगी और हमें वहाँ पर जो है कंप्लेंट्स को इफ़ेक्टिवली रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। क्या होता है, हम कहीं न कहीं जो है कस्टमर की जो एग्ज़िस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको भूल जाते हैं और जस्ट ओनली हम जो है नया बिज़नेस उस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंटरशिप मेंटरशिप एज़ अ सुपरवाइज़र मैं देखूँ तो मुझे जो है मैं डेली मैंने क्या सीखा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ, स्टाफ को, फ्रेशर को, या फिर मैं उसको सपोर्ट दे सकती हूँ, कंपनी कल्चर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो है एज़ अ, जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पे मैंने स्टार्ट किया, मुझे ये सिखाना पड़ेगा उसको कि यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है। आपको मतलब उससे पूछना पड़ेगा कि उसको कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए तो उसको बताएँ, उसको कंपनी के कल्चर से धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस होने दें, फिर उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लेकर जाएँ। बाद में रेगुलर वहाँ पर एक तरीके से रेगुलर सेशंस रखें, उसमें जो है उससे डिस्कस करें कि उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस कैसे हम एक तरीके से जो है मतलब चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और एक तरीके से हमें यहाँ पर उस एम्प्लॉय के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्स स्ट्रेटजीज और फ्रेशर। अब यहाँ पर जो है कंपनी की हमने इंडक्शन करवा दिया, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन रखा, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कस्टमर की कंप्लेंट कैसे रिजॉल्व करनी है। देन हमने ये देखा कि हम एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट, उसके सपोर्ट, उसके जो चैलेंजेस है उसको हम देख रहे हैं। देन हमें अब यहाँ पर स्ट्रेटजीज रखनी पड़ेगी उसके सामने, या उसको सिखाना पड़ेगा कि क्या क्या सेल्स टेक्निक हो सकती है। अब आज के आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है ना, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ जो है बाहर फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं। अब सेल्स आप दो तरीके से कर सकते हो, आपके पास में एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, आप उनको सर्विसेज देकर जो है सेल्स कर सकते हो, या फिर आप न्यू क्लाइंट्स लाकर जो है जो आप मार्केट में कोल्ड कॉल करेंगे, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आप जो है नए कस्टमर लेकर आ सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें रूट से मतलब एक तरीके से हमें जो है बेस से नीचे, बेस से हमें स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ बेस से स्टार्ट करने के लिए हमें पहले इनिशियली ये सीखना होगा कि कोई भी क्लाइंट जो है मार्केट से उस बैंक तक कैसे आया, उसको लाने के लिए किसी ने तो कुछ एफर्ट्स किया होगा, किस तरीके से उसको अप्रोच किया होगा। तो हमें जो है वो टेक्निक्स पे ध्यान देना होगा, हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजीज अपनी रखनी होगी कि हम जो है कितने मतलब कोल्ड कॉलिंग मीन्स मतलब हम एक तरीके से विदाउट मतलब एक तरीके से विदाउट एनी एजेंडा एक हम किसी से पर्सनली मीट करते हैं, मतलब जाके उससे जो है उसके बारे में हालचाल पूछते हैं, उसकी बिजनेस, उसकी फैमिली, मतलब लाइक हम नॉर्मली किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं और एक तरीके से ये हेल्थी डिस्कशन होगा, देर इज़ नो सेल्स हियर। तो यहाँ पर हमें जो है मतलब सेल्स पर्सन, सेल्स ऑफिसर को ये ध्यान रखना होगा कि उसको मैक्सिमम उसकी कोल्ड कॉलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग के बाद ही किसी फ्रेशर को जो है कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक्चुअली अब कोई फ्रेशर आता है वो इस डर में रहता है कि मैं जो है बाहर जाऊँगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मुझे किस तरीके से चीज़ होगी, जबकि उसको निकलना चाहिए वहाँ से। मतलब उसको बाहर निकलना चाहिए, उस डर से बाहर निकलना चाहिए, उसको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हम किसी अनजान व्यक्ति से भी तो जो है, अगर सपोज़ हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे आस-पास सीट पे कोई ना कोई होता है, तो हम मान लो आपको 2 दिन तक जो है मतलब एक ही मतलब कोच में बैठना है, आपकी लंबी ट्रेवल है।
तो आप ऐसा तो है नहीं कि एक सीट पर एक विंडो के पास वाली सीट आपने ले ली और आप बैठे रहेंगे और आप जो है ना तो किसी की तरफ देखेंगे ना किसी से कोई डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि आप वहाँ पर जो है उस कोच में सामने वाला जो भी आपका पैसेंजर है साथ वाला उससे आप पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो। आप मतलब लाइक जब आपका एक कोल्ड कॉलिंग, दैट इज़ द कोल्ड कॉलिंग, आप उससे पूछते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब किस लिए हम जा रहे हैं, मतलब क्या रीज़न हो सकता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब वो धीरे धीरे डिस्कशन बढ़ता है तो हो सकता है कि वो डिस्कशन इस तरीके से होता है कि लाइक हम कभी मिल भी सकते हैं दोबारा, तो इस तरीके से मिलेंगे जैसे कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को ये चीज़ देखनी होगी कि उसको जो है कोई भी क्लाइंट बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, उसके पास में कोई भी कस्टमर चल कर नहीं आएगा। उसको स्टार्ट करना होगा, उसको कोल्ड कॉलिंग करनी ही पड़ेगी। उसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि आपको सारे इंडक्शन अच्छे से लेने हैं, सारे जो वर्कशॉप मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो ठीक से रीड करने हैं, आपको कस्टमर टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी कि हमें जो है क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको कस्टमर के ऊपर प्रायर स्टडी करके जाना पड़ेगा। उसके लिए कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड कॉलिंग के लिए आप पहले मार्केट समझो, मार्केट कैचमेंट को समझो कि वहाँ पर किस तरीके के पोटेंशियल कस्टमर आपके पास में है, उसके हिसाब से पूरी आप स्ट्रेटजी बना कर निकलो। अब देन जब आप वहाँ पर कस्टमर से जब एक तरीके से कंफर्टेबल हो जाते हैं, कस्टमर भी आपके साथ कंफर्टेबल है, अब आप वहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पे आते हो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग पर। तो क्रॉस सेलिंग जो है वो क्रॉस सेलिंग एक तरीके से आप कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा। कस्टमर को जो नीड को समझते हुए हम जो है एक तरीके से वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को उनके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी आप एक तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट बता के आए, आपके पास में जो है कस्टमर मे बी हैप्पी और नॉट हैप्पी, मे बी सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, यू यू नीड नॉट टू बी वरी कि वहाँ पर जब आप गए हो तो वो 100% वहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट सेल होना ही चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपने अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको बताया है। अगर आपने ठीक से बताया है तो विश्वास मानिए कि वो कस्टमर ज़रूर उसके बारे में सोचेगा। इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज इंटरनली कि आपने जो भी कोशिश करी है वो 100% करी। इफ़ यू डिड 100%, इफ़ यू गिवन 100%, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फॉलो अप। अब फ़ॉलो-अप से हमारा जो एक तरीके से मतलब रिलेशन बिल्डिंग के बारे में बात करूँ, तो सपोज़ आपने जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ट्रेन का कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर आप पैसेंजर से पूछ रहे हैं, आप उसी सपोज़ आप उसी रूट पे दोबारा जाते हैं और वही पैसेंजर आपको दोबारा मिल जाता है। तो आप अब आपका बिहेवियर उस पैसेंजर के प्रति कैसा होगा? मतलब लाइक अब पहले से आपको लगेगा ना कि कहीं न कहीं एक रिलेशन है उसके साथ में, मतलब अब उससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब एक तरीके से आप इनकरेज कर सकते हो कि जो आपने लास्ट टाइम उसको बताया था, उसको मैं जो है मतलब आपको भी पता होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था और मुझे क्या चैलेंजेस आए थे, कस्टमर ने क्या क्वेरीज करी, तो नेक्स्ट टाइम जो आप जब जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पर जो है एक तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे लीड को जनरेट करने में। जो एक तरीके से आपकी खुद एक तरीके से आपकी खुद मेहनत होगी, यहाँ पर किसी पर आप डिपेंडेंट रही नहीं रहेंगे। तो एज अ फ्रेशर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि देर इज़ नो गॉडफादर फॉर यू, कि वहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं और आप यूँ सोच रहे हैं कि हमें बैठे बिठाए कोई भी बिजनेस आ जाएगा, तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ओनली फ्रेशर के लिए ही बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उन स्ट्रगल्स में जो एक तरीके से निकलने का तरीका वो यही है। मैंने कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी देखे हैं जो जिनको 2-2 3-3 साल हो गया है स्टार्ट कर लिया या 5 साल भी हो गया है, उसके बाद में वो उस तरीके से फ़ील करते हैं कि उनसे काम नहीं हो रहा है। तो
काम नहीं हो रहा है तो दे आर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो डिस्कनेक्ट होता है सुपरवाइज़र का या अपर मैनेजमेंट का, तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लग जाता है और वो यूँ सोचता है कि मुझे एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि ऐसा मोमेंट हर टाइम पर आ सकता है, हर स्टेज पे आ सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। आपको ये चीज़ देखना होगा कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएँगे तो वहाँ पर भी हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। तो ठीक है, जो भी चीज़ें हुई और नहीं हो पा रहा है तो आप स्टार्ट करिए वापस से ज़ीरो से। ज़ीरो से मतलब दोबारा से कोल्ड कॉलिंग करिए, क्रॉस सेल करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए, नए क्लाइंट बनाइए, नए क्लाइंट्स को जोड़िए। तो एक एक तरीके से आपको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको महसूस होगा। मैंने ऐसे कई सेल्स ऑफ़िसर देखे हैं जो मेरे अंडर में काम किए हैं, मेरे साथ में जॉब किए हैं। तो आज जो है न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करना चाहती है और थोड़े से स्ट्रगल से जो है वो जॉब को जो है छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन कर लेती हैं। जबकि वहाँ पर आपको एज़ अ सुपरवाइज़र ये देखना होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और एज़ अ फ्रेशर जब आप जॉइन कर रहे हैं या आप जा रहे हैं छोड़ के तो आपको ये समझना होगा कि सेम प्रॉब्लम कैन बी कम इन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मतलब आपका वहाँ पर क्या एजेंडा रहेगा, तो आपको समझना होगा कि जो ग्रोथ मैं दूसरे नए ऑर्गेनाइजेशन में ले सकता हूँ वो ग्रोथ मुझे यहाँ पर भी मिल सकती है। अब आपको सबसे पहले एज़ अ सुपरवाइज़र मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि फ्रेशर आपके पास में आता है। सपोज़ लाइक मेरा जो यहाँ पर बैंक है तो मैं बैंक में जो है मतलब सपोज़ कोई भी इंसेंटिव क्राइटेरिया है, वो इंसेंटिव क्राइटेरिया उनको सबसे पहले समझाओ। इंसेंटिव क्राइटेरिया नहीं है तो वहाँ पर जो है उसके टारगेट्स के बारे में क्लैरिटी दो। क्योंकि मैं सभी बैंक्स में देखती हूँ कि जो एज़ अ सेल्स ऑफ़िसर कोई जॉइन कर रहा है तो उसका 100% इंसेंटिव क्राइटेरिया होगा। रिलेशनशिप मैनेजर होगा तो उसका भी इंसेंटिव क्राइटेरिया होगा। तो मतलब जितनी भी सेल्स प्रोफ़ाइल है उनका इंसेंटिव क्राइटेरिया है। उस इंसेंटिव क्राइटेरिया को हर दिन एम्प्लॉयी से डिस्कस करो कि वो कैसे जो है मीट हो सकता है। इसी तरीके से सिमिलरली एज़ अ फ्रेशर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप जॉइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पहले अपने टारगेट को 100% अच्छे से विद मोटिवेशन आपको समझना होगा और फुल फोकस के साथ में समझना होगा और आपको हर दिन एक नई स्ट्रेटजी वहाँ पर लगानी होगी कि मैं अपने इंसेंटिव को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ या कंप्लीट कर सकती हूँ। जब तक आप टारगेट को नहीं समझेंगे, आप जो है आगे मार्केट में जब आप कोल्ड कॉलिंग करने जाएँगे या फिर कस्टमर से क्रॉस सेल करेंगे, आपको एक तरीके से आप बोलते हैं ना अंधाधुन जो एक होता है कि विदाउट एनी गोल यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स। तो आपके लिए मेबी हो सकता है कि वो कस्टमर आपको जो है कुछ ना कुछ देगा, लेकिन आपको एक क्लियर मतलब एक तरीके से आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी एट प्रेज़ेंट क्या रिक्वायरमेंट है। और उसी तरीके से आप वहाँ पर जब मार्केट में जाते हैं तो आपका एजेंडा भी वही रहता है और आप उसी तरीके के क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर परफॉर्मेंस रिव्यू। आप खुद भी सेल्फ अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करिए और परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला जो सुपरवाइज़र या हायर अथॉरिटी बैठा हुआ है वही आपका रिव्यू कर सकता है। प्लीज़ रिव्यू योरसेल्फ ऑल्सो। आप हर दिन अपने आप को फीडबैक दीजिए, अपना एक जो है वहाँ पर इवैल्यूएशन करके रखिए, हर दिन एक टेक्निक लगाइए, हर दिन एक गोल फिक्स करिए। डेफ़िनेटली विश्वास मानिए कि आप वहाँ पर जो है 100% जो है सक्सेसफुल रहेंगे। देन नेक्स्ट इज़ कि आपने जो है चीज़ें समझ ली, कंपनी के इंट्रोडक्शन को देख लिया, वर्कशॉप अटेंड कर लिया, आपने जो है एक तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग देख ली, उसके बाद में आपने ये भी देखा कि वहाँ पर जो है आपको मतलब जब कभी भी आप जो है मतलब एक तरीके से आपने वहाँ पर ये भी देख लिया कि मुझे कहाँ सपोर्ट चाहिए सुपरवाइज़र से और मुझे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसके बारे में मैंने सुपरवाइज़र से डिस्कस किया। तो उसके बाद में जो है जब आपको चीज़ें पता लगी कि मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो मुझे मैंने आपको जैसे गाइड किया, आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है, क्रॉस सेलिंग करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
तो आप और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद में आप अब आपको यहाँ पर जाके टारगेट को समझना है। अब क्या होता है, इनिशियली जब फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है वो टारगेट को समझ रहा है, सुपरवाइजर उसको टारगेट समझा रहा है। प्लीज़ डोंट कंसंट्रेट इमीडिएटली ऑन द टारगेट। हियर वी हैव टू focus on focus on new employee and working culture, because we need a stable employee, we need a stability, we need a growing organization, we need a healthy environment, so that every employee will be develop like our family member. Fostering job stability, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से कई ट्रेनिंग सेशन हम पर्सनली भी रख सकते हैं। आपको लगता है एज अ फ्रेशर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो डोंट वेट फॉर एनीबडी। मतलब वहाँ पर ये इंतज़ार मत करिए कि मुझे सुपरवाइज़र जो कभी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तब वो कोई किसी प्रोडक्ट की जो है वो नॉलेज देगा, जबकि आप किसी न किसी पिछली चीज़ पे ही अटके हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप जिनसे आपको लगता है कि आप गो टू योर बॉस, और आपको लगता है कि जिससे आप कंफर्टेबल है, आपके सीनियर्स हैं आसपास, आप उनसे जो है हेल्प लीजिए। आप ट्रेनिंग सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुपरवाइज़र को। आप जो कंपनी की ट्रेंड्स को समझिए, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझिए। और देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से यही बताऊंगी कि आपको इस जॉब को समझना होगा, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन किया है ये समझना होगा, और आगे क्या रिक्वायरमेंट है जॉब से आपकी और जॉब की आपसे। तो यहाँ पर जब आप क्लियरली समझ पाएंगे तभी आप वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबल होके रह पाएंगे। क्योंकि एक आप यूँ सोचिए कि नहीं ठीक है, सुपरवाइज़र हमें कुछ भी बोल रहा है, हम उसको नहीं सुन रहे हैं, या फिर एम्प्लॉइज़ नहीं कर पा रहा है फिर भी हम एम्प्लॉई को बोले जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए और ट्राई करिए, उठिए और जाइए, मीटिंग करिए क्लाइंट से। डेली के जो है एजेंडा टास्क रखिए अपना। डेली कम से कम जो है आपको मिनिमम 5 कस्टमर से मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर आपको हर तरीके का कस्टमर मिलता है। एजुकेटेड भी मिलेगा, नॉन एजुकेटेड भी मिलेगा, हर तरीके के बिजनेसमैन क्लाइंट मिलेंगे, कॉरपोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे आपका, तभी वहाँ पर डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है, इसके बारे में जब हमने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि हम जॉब स्टेबिलिटी कैसे लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट दिखना पड़ेगा कि अब क्या होता है ना, मतलब एम्प्लॉई को बैंक जो है अलग अलग बैंक, सपोज़ जैसे मैंने 4 बैंकों में काम किया, चारों बैंकों में अगर मैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस की बात करूँ तो वहाँ पर सीआरएम होता है। अगर मैं बात करूँ येस बैंक में जीनी होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब टास्क और जो मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सुपरवाइज़र और उस जीनी के थ्रू जो है आपके पास में पहले से ही डिफाइंड है। बट क्या होता है, एम्प्लॉय यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं रखता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, सुपरवाइज़र जो है वो एम्प्लॉय को बोलता है, लेकिन एम्प्लॉय जो है उसको एक फेथफुली जो है फॉलो नहीं करता है, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रेस डेवलप होता है। एक टाइम के बाद में आप जब किसी काम को नहीं करोगे तो आपके पास में जो है बर्डन होगा। वो बर्डन जो है, आप उस बर्डन में आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, ना तो आप किसी टास्क को कर पाएंगे, ना आप किसी टारगेट को मीट कर पाएंगे। और एक तरीके से अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो अराइज़ होती है वो होती है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इससे कहीं न कहीं आपका एक तरीके से इंटरनली कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, आप उस जॉब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप वहाँ पर जो आसपास एनवायरनमेंट है, आप उसमें जो है कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन होता है, आप उस जॉब को छोड़ने के लिए अग्रेसिव होते हैं, और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रेशर्स कि आपको
अच्छे अगर सुपरवाइज़र मिल रहे हैं और वो गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको काम कैसे करना है, डोंट इग्नोर देयर गाइडेंस, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज़ अच्छा बॉस बहुत कम मिलता है। आप समझिए कि हर कोई जो है यहाँ पर एक भाग-दौड़ में लगा हुआ है, कोई किसी के बारे में बॉदर नहीं करता है। बट मैं यहाँ पर जो मैंने एक ये टॉपिक रखा है, मैं इस टॉपिक के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि कंसंट्रेट ऑन योर लाइफ एंड वर्क टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। वेलनेस प्रोग्राम, नेक्स्ट हम वेलनेस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। एचआर ने आजकल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे कंसंट्रेट करें। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, जैसे मैंने एक्सिस में भी देखा है, वहाँ पर विजिट ऐप के थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर योगा प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्टर के कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसीज होती है, मतलब वेलनेस प्रोग्राम होते हैं। सिमिलरली यस बैंक में भी मैंने देखा है, ICICI बैंक में भी है, मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन अभी करवा रहे हैं। आप उस चीज़ को चेक करिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए। एक्चुअली ये हो रहा है कि आप जो है एक विदाउट एनी गोल मॉर्निंग में आते हैं, बैठते हैं, आप 11-12 बजे तक का टाइम ओनली जो है इधर उधर का टाइम पास करने में जो है बिता देते हैं, जबकि आपको एक गोल प्लानिंग, डे प्लानिंग आपको करनी होगी कि पूरे दिन भर में आपको किस तरीके से करना है। मैं इसके बारे में आपको हर नेक्स्ट वीडियोज़ में हर एक टॉपिक के साथ में मैं गाइड करूँगी। बट यहाँ पर समझो कि आपको जब तक आपका क्लियर एजेंडा नहीं रहेगा, आप उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे जिस तरीके से काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग वर्क एनवायरनमेंट की। देखो, सपोर्टिंग वर्क एनवायरनमेंट एक ओनली सुपरवाइज़र से ही नहीं हो सकता है, या ओनली एक एक्सपेक्टेशन के साथ में नहीं हो सकता। आपको एज ए इंडिविजुअल आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, एक ओपन कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि वहाँ पर एम्प्लॉय को जॉब करने में सेटिस्फेक्शन मिले और कहीं ना कहीं रिटेंशन हो। तो जो हमने इतनी सारी चीज़ें समझी, तो मैं यहाँ पर बस जो है एक तरीके से सारी चीज़ों को साथ में कनेक्ट करते हुए यही बोलना चाहती हूँ कि वी आर अ फैमिली, वी आर we have a responsibility, and we gone to a organization for our need, and organization hired you for a need. Please understand that also, that there is no emotional bonding there, but working culture is required to adjust there, and to understand the working environment. Here we need to understand that कि आपको कंपनी से नहीं प्यार करना है, अपने वर्क से प्यार करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ से प्यार करना है। आपको ये समझना है कि हम वर्क आज हमने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, तो हमारे इस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से हमारी क्या उम्मीदें हैं, हम किस उम्मीद के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, और हम आगे जाकर कहाँ मतलब कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और क्या हमारे गोल्स हैं। तो प्लीज़ उस तरीके से समझ के आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, क्योंकि एक तरीके से यहाँ समझिए कि आप क्लाइंट, जो कस्टमर अपने मनी, जो हार्ड मनी है उसको बैंक में रखकर आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करके जो है जुड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको एक तरीके से जो है 100% जो है वो समझना होगा कि मतलब कि आप जो है वो ये चीज़ें जो है अकेले इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी।